नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मैं सबसे पहले जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ख्वाहिश करता हूं कि वो बुके पेश करते हुए जनाब अंजनी कुमार साहब का इस्तकबाल करें। उसके बाद मैं जनाब M. माजिद साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो और मैं हमारी फेडरेशन के मुशीर एडवाइजर जनाब फैज मोहम्मद असगर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर आपका और सर से हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई तो सर ने तो कहा कि बात रिलेवेंट तो है, लेकिन मेरा क्या रोल रहेगा। देखिए, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन किस तरीके से करवाया जाए। अब आप देखिए, हालिया दिनों में कितनी रकम सीज की गई है, कितनी शराब सीज की गई है, ये आप ही की वजह से है। और कानून का डर बढ़ाना, अच्छे शहरियों को आज़ादी देना, और इलेक्शन की रिपोर्टिंग 5 साल के बाद आती है। इस दौरान में हमारे कई नए साथी आते हैं, उनको जर्नलिज्म का ABCD भी बहुत कम मालूम होता है, लेकिन लोग ये समझते हैं हाथ में पेन और पैड आ गया या कैमरा आ गया तो वो बड़े तुरमखान जर्नलिस्ट हो गए। ऐसा नहीं है, हमको एक लफ्ज़ भी सीखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत होती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अंजनी कुमार साहब, वो एक अच्छे उर्दूदा हैं, हमारे उर्दू के दोस्त भी हैं, तो मैं उनका बहुत वेलकम करता हूं। और वो पहले अपनी बात बताएंगे कि इलेक्शन रिपोर्टिंग कैसी हो और इलेक्शन में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, और एज ए जर्नलिस्ट आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कैसा आपको बिहेव करना है। वरना ये होते मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कार्ड है, मैं कोई भी बूथ पे जा सकता हूँ, ये चीज़ नहीं हो सकती। हम कानून से बढ़कर नहीं है, हम भी शहरी हैं, हमको भी कानून के जो है ताबे काम करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे अंजनी कुमार साहब से, वो अपनी बात बताएं, उसके बाद आपके सवाल लिए जाएंगे। अदावर्ज है जनाब M. माजिद साहब, प्रेसिडेंट उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी जनाब गौस मोइनुद्दीन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब हबीब जिलानी साहब, एडवाइज़र फैज असगर साहब, यहाँ हाजिर सभी बुजुर्ग हमारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबों का कि आपने ऐसे मौके पे मुझे याद किया। जैसा कि अभी बताया गया कि इलेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, उसकी अहमियत के बारे में ज़रूर कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। डेमोक्रेसी हमारे देश की आज़ादी के वक्त जो हमारे फोरफादर्स थे, जिन्होंने हमारे देश की बुनियाद को रखी, जिस बुनियाद पर हम लोग आज तक कायम हैं, और जिस बुनियाद के ऊपर जो आज ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसके तहत हमारे देश की जो इज्जत ग्रुप ऑफ नेशंस में है, ये सब की बुनियाद में यही है कि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल की अहमियत किसी से कम नहीं है, सभी बराबर हैं। ऐसे बहुत से देश हैं दुनिया में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम देश हैं जो डेमोक्रेसी के मायने को सही तरीके से निभाते हैं। और ऐसे मौके पे एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं कि पिछले 40-50 साल में जब दुनिया में नहीं, खास करके हमारे पड़ोस में, डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत कुछ हुआ। हर 10 साल में 2 बार मिलिट्री रूल होता है। तो ऐसे मौके पे हमारे देश में आपस में जो भी गिले शिकवे हों,
जो भी ऊपर नीचे का माहौल हो, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की 100 करोड़ से ज़्यादा, जब हम लोग गरीबी की और गुलामी की के लंबे दौर से, अंग्रेज़ों का 200 साल लंबा गुलामी का दौर रहा, जिन्होंने हम लोगों को 27% वर्ल्ड का प्रोडक्शन हम लोग करते थे उसके पहले, और वहां से घटाकर वो 1% से भी नीचे ले आए। ऐसे माहौल में जब हम लोग आज 50 साल का अपना इतिहास देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोई बहुत खराब प्रोग्रेस नहीं की है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस कुछ और दो देशों ने जरूर की है, और शायद टोटल प्रोडक्शन में वो हमसे आगे हैं, लेकिन इंसानियत की अहमियत, इंसानियत की कदर कितनी है वहां। हमारे दूसरे पड़ोसी देश हमसे पॉपुलेशन में भी बड़े हैं, टोटल प्रोडक्शन में भी बड़े हैं, वहां अमीरों की संख्या भी हमारे यहां से ज्यादा है, लेकिन शायद इंसानियत की कदर इतनी नहीं है जितना हमारे यहां है। तो ऐसे माहौल में इस मौके पे मैं डेमोक्रेसी के बारे में ही जरूर कहूंगा कि हमारे अंदर जो भी सक्सेस हम लोगों ने किया है, इसमें सभी लोग शरीक हैं, और इसीलिए यह क्रेडिट डेमोक्रेसी को जाता है। आज 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब फिर एक इलेक्शन का माहौल हमारे पास है, तो मुझे भी जब मौका मिलता है तो मैं आवाम से, पब्लिक से, सिटीजन से, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, सभी से इसका जरूर जिक्र करता हूं कि ये केवल 2 करोड़ 70 लाख लोगों का डिसीजन का प्रोसेस नहीं है। हमारे जो इलेक्टोरेट है, या हमारी जो तेलंगाना स्टेट की पूरी पॉपुलेशन है 3.5 करोड़, ये केवल उनका डिसीजन का प्रोसेस नहीं है। इसके तहत हम लोग एक सोसाइटी को, अपने आप को, अपने आने वाले जनरेशन को एक मैसेज देते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज यह है कि आखिर में एक इंडिविजुअल और उसका ओपिनियन, उसका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी मजहब से रहता हो, चाहे वो मर्सिडीज में घूमता हो या रिक्शा पर जाता हो, वोट सबका एक है। और यही बराबरी अगर आप सही तरीके से देखें तो सभी मजहब के में भी यही बराबरी का जिक्र होता है। और इस तरीके से जब हम लोग इलेक्शन और इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो एक्सप्रेशन की बात। सबसे बड़ा एक्सप्रेशन का तरीका क्या है? मीडिया। और आज की तारीख में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, ये सब हम लोगों को एक्सप्रेशंस के लिए, हमारे ख्यालात को आगे रखने के लिए, दूसरे के ख्यालात को समझने के लिए एक मीडियम की तरह से काम करता है। इसीलिए हम जब भी डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं तो डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो स्टेट है, जिसे हम लोग 4th स्टेट कहते हैं, मीडिया, उसका इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा है। आज लोग कहते हैं कि द मार्च ऑफ एन आर्मी कैन बी स्टॉप्ड, द मार्च ऑफ एन आर्मी कैन स्टॉप, बट द मार्च ऑफ आइडियाज कैन नॉट स्टॉप। और इसीलिए जब हम लोग
मार्च ऑफ आइडियाज का जिक्र करते हैं, तो इस आज की तारीख में वो, सॉरी बहुत लोग, मैं कट कर रहा हूं फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं कि मैं बिजी हूं, वो लगातार फोन का जिक्र होता है। तो अगर सही तरीके से देखिए तो उसके अंदर भी काफी शेड्स हैं। ओपिनियन मेकर्स की लोग बात करते हैं, ओपिनियन मेकर्स। अब ओपिनियन मेकर्स के भी कई तरीके हैं, कुछ सही तरीके भी हैं, कुछ गलत तरीके भी हैं। अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हमने देखा, उसमें जिक्र था पेड न्यूज, वो भी एक तरीके का ओपिनियन मेकर्स हुआ, लेकिन वो गलत तरीके से हुआ। तो हर चीज जब टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है कोई चीज, तो उसके यूज और मिसयूज दोनों के स्कोप बहुत ज्यादा रहते हैं। खास करके जब सोशल मीडिया का एंट्री हुआ हमारे देश में, इसके पहले एडिटर लोग जब दिखते थे कॉलम अपने, तो रीडर्स को मालूम होता था कि ये अयूब अली खान साहब काट के लिखा हुआ है, तो उनके वो सोचने के तरीके से वाकिफ है कि वो क्या लिख रहे हैं। उनके जहन में एक इमेज है, उनके मेमोरी में, उनके यादाश्त में उनके लिखे हुए 50 आर्टिकल्स माइंड में घूम रहे हैं। उससे पता चलता है कि उनके सोचने का तरीका क्या है। लेकिन बदलते हुए वक्त में आज जब सोशल मीडिया में लिखने वाले कौन हैं मुझे नहीं मालूम, नाम कुछ और लिख रहे हैं लेकिन नाम कुछ है और, तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी चैलेंज है कि इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करनी पड़ेगी इस चीज को इससे ऊपर निकलने के लिए। जहां तक कानूनी दायरे का सवाल है, हर चीज को कानूनी दायरे में लाना उतना आसान नहीं है आज टेक्नोलॉजी के युग में। हर दिन कम से कम 1 लाख नए ईमेल अकाउंट जुड़ते हैं। आप सोचिए ऐसा कौन सा शहर है दुनिया में जहां हर दिन 1 लाख नए लोग आके बसते हों? शायद नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा शहर है जहां हर रोज 1 लाख नए लोग आते हैं। तो अब इस 1 लाख लोगों को, इनके ऊपर निगाह कैसी रखी जाए, कौन सी पेट्रोलिंग में इनको कवर किया जाए, ये बहुत बड़ी चैलेंज है सब लोगों के लिए। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज टेक्नोलॉजी के कारण बहुत कुछ आसान हो गया है। नंबरें याद करने की जरूरत नहीं रहती है। मुझे तो अपने घर का नंबर याद नहीं है, सब सेल में ही रहता है। लेकिन इसके साथ बहुत दूसरी चीज भी आ गई है जिसके बारे में हम लोगों को, हमारे एंटायर कम्युनिटी को, क्योंकि हर चीज डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, हर चीज का प्रोसेस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। मैं इसीलिए आज उसका जिक्र करना चाहता हूं। किसी चीज की बारीकियत ऐसी है कि एक छोटा सा इशारा भी अगर गलत डायरेक्शन में हो तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कहने की जरूरत नहीं है, बस हल्का इशारा, और उस आपके हल्के इशारे से बहुत लोगों के दिमाग पे असर पड़ सकता है। हमारे सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी समझदार हैं, जो हर चीज की गहराई में जाकर उसको समझते हैं, उसको परखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल उसके फेस वैल्यू पर जाते हैं, और उस तरीके के लोगों को एक हल्का इशारा उनको रास्ते से इधर उधर करने के लिए काफी होता है। तो आपकी और हमारी जिम्मेवारी ऐसे मौके पे, और खास करके जब
जिसे कहते हैं क्रॉस रोड। क्रॉस रोड पर हमारी सोसाइटी खड़ी है कि उनको अब सिलेक्शन करना है, ये या ये या ये। तो ऐसे चौराहे पे, ऐसे क्रॉस रोड पे एक छोटा सा इशारा भी उसका बहुत मायने रखता है। तो मैं तो समझता हूं कि आज की तारीख में जब हम इलेक्शन के माहौल से गुजर रहे हैं, तो हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट में प्रेस जर्नलिस्ट से ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट छोटी सी गलती अगर करता है, कोई ऑफिसर छोटी सी गलती करता है, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपसे अगर कोई गलती होगी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल रहता है। तो जब इंस्टीट्यूशंस की बात होती है तो इंस्टीट्यूशन की मजबूती, लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक ऐसा टर्म है, अगर इसको आप इसकी गहराई में जाकर देखें तो हमारे नजरिए से इसमें सबसे पहली चीज है इंटरनल स्ट्रेंथ। फ्रीडम दी नहीं जाती है, फ्रीडम को लिया जाता है। फ्रीडम कैसे लिया जाता है? अगर आपके अंदर ताकत है तब फ्रीडम आपके पास रहेगा। और ताकत सबसे बड़ी चीज कहां से आती है? हमारे नजरिए में ताकत सबसे पहले आती है, और सबसे अगर कहीं से आती है तो उसका सबसे बड़ा चीज है सच्चाई, ट्रूथ। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अगर ताकत किसी चीज में है तो सच्चाई में है। और अगर सच्चाई आपके साथ है, अगर सच्चाई आपका ईमान है, तो किसी के पास और कोई तरीका ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा ही। आपकी ताकत आपकी सच्चाई है। बेखौफ, बिना किसी बायस के, बिना किसी दूसरे मोटिव के, सही तरीके से चीज को जनता के सामने, सोसाइटी के सामने लाना। लोग कहते हैं वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो मीनिंग है, सबसे पहला वॉच डॉग का मतलब क्या हुआ? अलर्टनेस। जब भी हम लोग वॉच डॉग का बात करते हैं तो अलर्टनेस का ख्याल सबसे पहले आता है। अलर्टनेस मतलब हर छोटी सी चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। अलर्टनेस के बाद दूसरी चीज क्या हुई? इमीडिएट रिस्पॉन्स। अलर्ट आप हुए लेकिन आपका रिस्पॉन्स तुरंत नहीं हुआ, आप किसी कारणवश मौन रह गए, गुमसुम रह गए, तो फिर वो अलर्टनेस से कोई फायदा नहीं हुआ। इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड लाउड रिस्पॉन्स। अगर आप 14th पेज में एक छोटा सा 4 लाइन का कोई 2 चीज लिख दिए जिसको आपको फ्रंट पेज पे लाना चाहिए था, तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसलिए अलर्ट रिस्पॉन्स एंड लाउड रिस्पॉन्स। आज की तारीख में जब हमारे यहां लिटरेसी रेट बहुत बढ़ रही है, देखने सुनने वाले लगभग अब 90 to 95% लोग हो गए हैं। अगर जो अखबार पढ़ते नहीं है वो टीवी जरूर देखते हैं। शायद ही कोई ऐसा फैमिली है जो कि न्यूज वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं हो। हम अपने आप को पहले एक सिटीजन मानता हूं, उसके बाद पुलिस ऑफिसर। तो आप सब हमारे सिटीजन्स के लाइफ में एक इनसेपरेबल पार्ट बने हुए हैं। दिन की शुरुआत आपसे होती है, तो इसलिए आपके ऊपर हमारे नजरिए से एक और सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट रिलेशन है, अगर आप हमको अपना कस्टमर मानते हैं कि मैं आपका अखबार पढ़ता हूं तो आपका मैं कस्टमर हुआ, तो जो कस्टमर प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है उसमें आपके पढ़ने से हमारे दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है या नहीं, यह भी बहुत बड़ी चीज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एग्जांपल।
80-85 लाख का पॉपुलेशन है हमारे शहर का। दूसरे बड़े शहरों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ क्राइम बहुत कम है, लेकिन क्राइम है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर है जहां लोग कहे यहाँ क्राइम ही नहीं है। जहां इंसान रहेंगे क्राइम होगा, जहां अच्छाई रहेगी बुराई भी वहीं रहेगी। ये दोनों साथ चलते हैं हमेशा। इसीलिए अगर एक कोई घटना कहीं घटी, अगर कहीं स्टैबिंग हुआ और उसको आप 100 बार दिखा रहे हैं सुबह से शाम तक, 100 टाइम्स, जिसको कि घर में बैठे हुए छोटे बच्चे जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनके भी सोचने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या उस चीज को एक बार रिपोर्ट करना, 2 बार रिपोर्ट करना वो वाजिब है, या उसको सुबह से शाम तक दिखाते रहना 100 बार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं कोई अच्छी चीज है तो उसको देखकर सीखने में बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अमेरिका में जो होता है सब अच्छा होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है, लेकिन कुछ अच्छाई अगर है तो उसको सीखने में हर्ज नहीं है कुछ। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ 9/11, 9/11 में 4000 लोग मर गए 1 घंटे में। कभी किसी का डेड बॉडी आप लोगों ने देखा वहां की टीवी में? किसी एक का भी डेड बॉडी दिखाया किसी ने? नहीं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है उस देश में कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां के जो प्रेस रिपोर्टर हैं, वहां के जो मीडिया वाले हैं, उनके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, ये डेड बॉडी दिखाने से हमारे घर के बच्चों का उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट के तरफ से वहां लॉ नहीं लगा कि आप डेड बॉडी नहीं दिखाओ। कोई वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के तरफ से कोई ऑर्डर 144 नहीं निकाला गया कि आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। एक इंटरनल सेल्फ मैकेनिज्म है कि नहीं, हम डेड बॉडी नहीं दिखाएंगे इसमें। ये इसकी बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी कमी है हमारे यहां। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस फील्ड में थोड़ी मैच्योरिटी हम लोग को आना चाहिए। आपका काम है, आप नहीं बताएंगे तो आप अपने फर्ज के साथ बेईमानी कर रहे हैं। बताना आपका फर्ज है, लेकिन किस तरीके से बताएं, उसका क्या इंपैक्ट हो, यह बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा एग्जाम्पल लेने के लिए। रोड एक्सीडेंट हुआ, एक स्कूटर और एक गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ, बात हो गई जो भी है। इसमें रहीम और राम कहां से आ गए? ये रोड एक्सीडेंट का जिक्र है, लेकिन अगर इसके रिपोर्टिंग में अगर एक का नाम आप रहीम बता दिए, दूसरे का नाम राम बता दिए, तो आपने नाइंसाफी कर दी सोसाइटी के साथ। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक पुलिस ऑफिसर के नाते इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जिसमें बात कुछ नहीं है। जिस शहर में 25,000 गाड़ियां रहेंगी, वहां कभी ना कभी एक दूसरे में टक्कर होगी ही। इम्परफेक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इम्परफेक्शंस को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाए, इम्परफेक्शंस को किस तरीके से समझा जाए, यह बहुत बड़ी चीज है। आज आपके ऊपर जिम्मेवारी क्यों मैं ज्यादा समझता हूं कि आजकल ये बड़ा शॉर्टकट का जमाना है। पहले लोग इंतजार करते थे 24 घंटे की कल सुबह अखबार आएगा, लेकिन अब 2 सेकंड के अंदर शायद घटना होने के पहले भी रिपोर्टिंग हो जाती है बहुत बार। लेकिन हर किस्म के रेस के भी कुछ कायदे कानून होने चाहिए। टीआरपी की रेटिंग के आगे जिसे कहते हैं हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड न्यूज, उसको पेश कर देना। न्यूज हमारे हिसाब से न्यूज का मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं है। मुझे लगता है कि एक छोटा सेक्शन हमारे मीडिया ब्रदर्स के अंदर में है जिसमें कि एक्साइटमेंट पर थोड़ा ज्यादा अहमियत दिया जाता है। यह बहुत सीरियस बिजनेस है। आप पूरे सोसाइटी के जज्बात से खेलते हैं।
आपकी पहुंच उनके जिसको कहते हैं इनर कोर में है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आपके अंदर, और उसको अगर पहले हम रिपोर्ट कर दें, पहले हम स्क्रॉलिंग दे दें, इस रेस में अगर कुछ गलत निकाल दिए तो मैं दूसरा चीज का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी जाती है, वो तो दूसरी चीज है, मैं उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रहा हूं। हमारे आज के बात करने का सबसे बड़ा चीज यही है कि डेमोक्रेसी और प्रेस दोनों बिल्कुल पिता है, और इसीलिए अगर मैं डेमोक्रेसी को अहमियत देता हूं तो उतनी ही अहमियत मैं प्रेस को देता हूं, और इसीलिए एक सिटीजन होने के नाते मुझे हक है कि मैं चाहता हूं कि हमारा देश का प्रेस कैसा हो। तो दोस्तों, जहां तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, इलेक्शन का सवाल है, ये सब चीज आप लोगों ने बहुत रिपोर्टिंग कर चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, मैं उसके बारे में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। लगभग 16 करोड़ कितना सीज हुआ है, 16 करोड़ 50 लाख के लगभग। अब आज अगर फिर कुछ हुआ हो तो अभी मुझे अपडेटेड फिगर नहीं है, वो हमसे ज्यादा अपडेटेड आप लोग रहते हैं। तो रोल ऑफ कैश इन इलेक्शन, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक लिमिट है कि इतने लाख से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, और लेकिन जो कैश सीजर ये सब हो रहे हैं, इससे कभी कभी थोड़ी घबराहट होती है, अलार्मिंग चीज लगती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, इतनी ज्यादा लोग कोशिश जरूर कर दें, लेकिन पैसा से डेमोक्रेसी को नहीं खरीदा जा सकता है। हिंदुस्तान अब उससे बहुत ऊपर हो चुका है, और अगर वही हकीकत रहती तो सब जो टॉप बॉम्बे में बैठे वाले हैं, सब अरबपति करोड़पति, वही लोग सब हमेशा जीत के देश चलाते। लेकिन अफसोस की बात, उसमें ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि आजकल भाग के लंदन में छिपे हुए हैं। दूसरी चीज, रोल ऑफ जो हमारे सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पे हैं, चाहे वो राउडीज हों, चाहे वो क्रिमिनल हों, तो उनके ऊपर नजर रखना, उनको उनको कंट्रोल में रखना, जिससे कि वो किसी को डराएं नहीं, किसी को खौफ नहीं पैदा करें। तो उसके तहत जो भी कानून सिक्योरिटी सेक्शंस के अंडर बाइंडिंग ओवर होती है, वो सब की कार्रवाई, करीब 4000 के लगभग वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं। ये सब तो सिलसिला चलता रहता है, और जहाँ तक हमारा ख्यालात है कि हैदराबाद में जो हमारे करीब 15 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज पूरे हैं, और 4 जो हम आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से शेयर करते हैं, 19, लगभग 3850 के लगभग पोलिंग स्टेशंस है। ये बहुत बड़ा एक, जिसको कहिए बहुत बड़ा ओकेजन है, और अगर मौका मिले आज आप लोग की तरफ से पब्लिक से अपील करने का, तो मैं तहे दिल से सबसे जरूर गुजारिश करूंगा कि 90% लोग आकर वोट दें। बहुत जरूरी है ये। जहन में यह बात कभी नहीं आए कि एक हमारे वोट से क्या होगा, नहीं, एक आप ही के वोट से सब कुछ होगा। जहन में वो बात रहे, जरूर निकले, आकर वोट दें। हमारे देश की ताकत आपके वोट से है, और जो भी हम लोगों ने तरक्की की है, बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पार्टी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं, आपको सब मालूम है, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव में मिट गई और बहुत आम लोग भी ऊपर बन गए। ये सब आपके ताकत से है, ये सब आपकी ताकत से है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आकर वोट दें, सभी से बात करें, और इसमें भी मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। आप ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोगों में क्यूरियोसिटी हो, लोगों में एक बाहर आकर वोट जाने की एक अंदर से वो जोश निकले कि हाँ, मुझे जाकर वोट देना है। 5 साल में एक बार ये चीज आता है।
5 साल के बाद हमारे देश का एक नया जनरेशन बिल्कुल सामने रहेगा। आज जो लोग 18-20 साल के हैं जो वोट करेंगे, वो 5 साल के बाद वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब करने वाले लोग रहेंगे। तो ऐसे हर एक नया जनरेशन आने वाले जनरेशन से बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों सब पर, उर्दू मीडिया, हिंदी मीडिया, तेलुगु मीडिया, सभी मीडिया से, कि आप लोग मिलकर आपका कंट्रीब्यूशन हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन से 100 गुना ज़्यादा हो सकता है और रहता है। तो इस चीज़ को, अपनी ताकत को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए और आने वाले वक्त में एक ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करिए जिससे कि हमारे शहर ही नहीं, हमारे स्टेट के सभी लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि समझ अच्छी हो, अच्छे बुरे की पहचान हो और देश को और स्टेट को पहले सोचें, अपना इंडिविजुअल और कास्ट को पहले नहीं रखें। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा और यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, बात करने के मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल हैदराबाद दक्कन मोहतरम अंजनी कुमार साहब। अब मैं जनाब कमिश्नर साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन सिटी से भी जो आएंगे तमाम को इजाज़त है। 15 मिनट का वक्फा सवाल जवाब के लिए आप लोग सवाल कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करें अपने आप। पहले सबसे पहले आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। सवाल मुख्तसर हो। मैं मोहतरम से ये जानने की कोशिश करूंगा कि नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए ड्राइव एंड ड्राइव को जुर्म माना जाता है। इस आंसर को देने के लिए कानूनन तौर से मैं हकदार हूं या नहीं, मैं जातीय तौर पे पर्सनल रूप से मैं इस पर आपको कमेंट्री कर रहा हूं, नॉट एज कमिश्नर ऑफ पुलिस, बिकॉज ये लीगल मैटर है। ये बिल्कुल जो आपने कहा कि कंडीशंस बिफोर वोटिंग क्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल लीगल मैटर है। तो इसमें हमारे लीगल बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग देंगे, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको एक पर्सनल कैपेसिटी में आपको जवाब दे रहा हूं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को इसलिए भी ज्यादा बड़ा संगीन अपराध माना जाता है, जुर्म माना जाता है, क्योंकि आप अगर अलर्ट नहीं है तो आप दूसरे की जान ले सकते हैं। आपकी गाड़ी सलमान खान की गाड़ी बन सकती है। तो इसलिए, लेकिन जहां तक वोटिंग का सवाल है, मैं तो समझता हूं कि हां जरूर अगर आप गैर जिम्मेवारी तरीके से वोट दीजिएगा तो मैं समझता हूं कि वो मिसयूज ऑफ वोट होगा आपको, लेकिन किसी की जान आप नहीं ले सकते हैं उससे। तो शायद ये कारण लगता हो कि ऐसा कानून नहीं बना है। लेकिन हां, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि पूरे होशो हवास में वोट देना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिसर अगर कहीं 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग बड़े बड़े फेस्टिवल बंदोबस्त में दो दो दिन, 3 दिन लगातार रहते हैं। और पिछले आप जितने भी फेस्टिवल हमारे यहाँ हुए हैं, आप देखिए उसमें किसी में किसी के फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं हुआ। रही बात अगर कहीं किसी से कुछ गलती हुई है तो सबसे पहले, इसीलिए तो आप हैं वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करके बताइए। और इतने सीनियर लेवल ऑफिसर्स, इतने हायरार्की क्यों है हमारे डिपार्टमेंट में? शायद किसी डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा हायरार्की नहीं है सुपरविजन का जितना हमारे डिपार्टमेंट में है। आप तुरंत बताइए हम लोगों को, हम लोग फौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कुछ गलती की गुंजाइश होगी जिसमें कि कोई शिकायत का मौका मिले। इंशाल्लाह अभी तक तो कुछ पिछले 1 महीने से एक भी डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत वैसी नहीं आई है जिसमें कि कुछ लगे कि डिपार्टमेंट वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं। किसी खौफ के फोन करिए, आप बताइए सबको, हम लोग जरूर तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, लेकिन
शुक्रिया शुक्रिया। ये सब बात सुनने से मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी आप डालते हैं उससे घबराहट होती है। हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे कंट्री में, और पिछले 20 साल 25 साल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस नई आए हैं, सबका जो स्पिरिट है, स्पिरिट यही है कि इलेक्शन प्रोसेस से क्रिमिनलिटी को कैसे दूर रखा जा सके, ये कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत आप लोगों को मालूम है कि हर कैंडिडेट के खिलाफ कितने केसेस हैं, क्या हैं, उन सबका उनको ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना है। तो जिससे कि इलेक्शन कमीशन और मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को इसकी जानकारी हो कि किस इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, क्या है। इसमें दो बातें हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत अहम बात है दैट नोबडी इज गिल्टी टिल ही इज प्रूव्ड। जब तक अदालत में आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, कन्विक्शन नहीं होता है, तब तक आप केवल उसको सस्पेक्ट कह सकते हैं, अक्यूज कह सकते हैं, क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं। हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया में अगर 100 केस रजिस्टर होती है तो उस 100 केस में औसतन 15 से 20 केस में ही लोग का कन्विक्शन होता है। इसका मतलब कि 80% केस अक्विटल होता है। तो 80% केस अक्विटल होता है, 20% लोगों का कन्विक्शन होता है, तो कानून के नजर में केवल वो 20% क्रिमिनल है, 80% क्रिमिनल नहीं है। यह भी मैं आपको एक चीज में बताना चाहता हूं और आपके तरफ से पब्लिक को, कंप्लेन करने का फ्रीडम सभी को है और आपके कंप्लेन करने पर एफआईआर रजिस्टर करना वो भी कंपलसरी है। अगर वो कंपलसरी नहीं रहेगा तो इसका मिसयूज होगा। इसीलिए कानून के तहत जो कोई भी इंसान अगर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दे रहा है तो पहला काम है कंप्लेन रजिस्टर करना, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सच्चाई क्या है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसीलिए केवल रजिस्ट्रेशन ऑफ केस से आप क्रिमिनलिटी को नहीं जोड़ें। रही बात नॉन राउडीज की, जो लोग, जिन्हें पब्लिक जानती है कि ये बड़ा, सब लोग जानता है कि बड़ा शैतान है ये, तो उसके तहत ही जो हमारे यहां जो सिस्टम है, राउडी शीट, सस्पेक्ट शीट, हिस्ट्री शीट, पीडी एक्ट, ये सब आपको करते हैं इसीलिए हम लोग। और आप लोग को मालूम होगा कि करीब 70 से 80 लोगों को पीडी एक्ट में हम लोगों ने बुक किया है, और उसके बाद भी जो लोग बाहर से आते हैं उनके ऊपर नजर रखी जाती है। करीब 3000 लोगों को सिक्योरिटी सेक्शन में बाइंडिंग ओवर किया गया है। तो ये सब एक तरीके से, देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चीज होता है चेक एंड बैलेंस। हर चीज में चेक एंड बैलेंस होता है। और दूसरी चीज प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। अगर कोई पॉकेट मार है, अगर वो पॉकेट कट करता है, तो क्या आप उसे फांसी दे देंगे? वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। अगर कोई आदमी रोड पर किसी का सामान छीनकर भाग गया, तो क्या उसको आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देंगे? हर चीज का एक प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए। तो उसी के तहत एक बड़ा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है अपने यहां, और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पब्लिक में कहीं खौफ या घबराने की बात है कि किसी के डर से हम वोट देने नहीं जाएंगे। वो तो शायद हैदराबाद में हम लोग नहीं होने देंगे ऐसा कहीं भी। बूथ से पहले पुलिस वाले हजरात ही चिट्ठी देकर वहां से भेज देते हैं, जो गैर कानूनी है। क्या इस पर आप रुकावट पैदा करेंगे? हमारे शहर का पॉपुलेशन 86 लाख है। 86 लाख पॉपुलेशन में इसकी इतनी ताकत है कि अगर 25-50 लोग र्यूमर फैलाकर कुछ सोचें कि हम गड़बड़ कर दें, वो संभव नहीं है, वो नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे शहर में कुछ एक शरारती लोग नहीं हैं, जरूर हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है। पहले भी उन्होंने बहुत जगह कोशिश की है बहुत कुछ करने की,
लेकिन जो हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी की समझ है, जो हम आपके तरीके से जो सब लोग समझते हैं, उनके समझ की जो ताकत है वो कुछ शरारती लोगों के सामने बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और जहां तक इंतजामात का सवाल है, तो हमारे यहाँ लगभग, अभी तो टोटल फिगर आया नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितने फोर्स आएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि करीब 20-22 हज़ार से कम फोर्स तो नहीं रहेगी। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जहां भी आपकी निगाह जाएगी, हम लोग आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेंगे। खौफ एक ऐसा वर्ड है जिसका हैदराबाद में उसकी कोई जगह नहीं है। और हैदराबाद में लोग ट्रैफिक जाम की शिकायत कर सकते हैं, हैदराबाद में लोग और किसी चीज की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन खौफ की शिकायत मत करिए। खौफ नहीं है यहां। हम क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे, वो बोलने दीजिए उससे। पब्लिक उसका जजमेंट किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में जजमेंट है। आवाम को वो उस सवाल का जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसका जवाब पब्लिक के हाथ में है। उस पर आप और हम क्यों परेशान हो उसको लेके? ये हमारी कोशिश जरूर रहती है कि कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी सब जहां भी जो भी इंतजामात हो उसमें पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। और जहां तक मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस ये लोग का रहता है, तो उसकी बिल्कुल फायर फाइटर्स, ये लोग का ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जहां आपको मालूम होगा कि वीआईपी को रोक कर भी हम लोगों ने एम्बुलेंस को आगे जाने दिया है। और ऐसे बहुत चीज हुए हैं इसमें। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वीआईपी को जाने के लिए कुछ ट्रैफिक की सहूलियत दी जाती है। वो केवल हमारे शहर में नहीं, हर जगह दी जाती है। और कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अब आजकल जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS, उसमें है कि केवल जो जंक्शन से जो वीआईपी गुजर रहे हैं, तो केवल उस जंक्शन पे उनको ग्रीन मिलता है। तो पहले था कि पहले से रोक दिया जाता है, वो चीज अब नहीं है, अब बहुत कम हो रहा है। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे यहाँ आपको मालूम होगा 800 से लेके 1200 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हर रोज होता है। ये अच्छी बात भी है और इसमें थोड़ी घबराहट भी है। अच्छी बात इसलिए है कि हमारे मिडिल क्लास अमीर हो रहे हैं। जिनके पास पहले स्कूटर था वो अब गाड़ी खरीद रहे हैं, जिनके पास गाड़ी था वो बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन साथ में रोड पर थोड़ी प्रेशर भी बढ़ रही है, ये भी सही चीज है। तो इसके कारण मैं मानता हूं कि पब्लिक को थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है। बड़े शहरों में रहने का कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन हम लोगों की कोशिश जरूर है कि ट्रैफिक को और बेहतर कैसे किया जाए और अच्छा कैसे बनाया जाए। मेट्रो का भी शुरुआत हुआ और आगे नए सेक्शन, सेकंड फेज, थर्ड फेज सब आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी जो शिकायत है वो पहले से जरूर कम होगी। सिक्योरिटी एक ऐसा उलझा हुआ मसला है कि जिसके बहुत आयाम रहते हैं। ये करेक्ट फोरम नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का। लेकिन वो एक ऐसा चीज है कि अब आप कह रहे हैं कि अगर हम सबका वहां पे एक आई कार्ड चेक करना शुरू कर दें तो उसी के लिए हर जगह फिर 200 कांस्टेबल को लगाना पड़ेगा। वो शायद संभव नहीं होगा। तो ये एक बहुत उलझा हुआ मसला है, इस पर कोई अलग से कभी बात करें तो बेहतर है। ये हमें बहुत लोगों में ये रहता है कि इस दिन ये होगा तो पुराने शहर में ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट का जो क्राइम फिगर है, जो क्राइम जुबली हिल में होता है वही चार मीनार में होता है, कोई नया चीज नहीं है उसमें। ऐसा बिल्कुल सब चाहे वो चंद्रायन गुट्टा हो या वो चाहे वो बंजारा हिल हो, सब बराबर है, सब हैदराबाद है। और कहीं क्राइम ज्यादा नहीं है और कहीं क्राइम कम नहीं है, सब जगह बराबर है। क्यों नहीं? नमाज जाने से कौन रोक रहा है किसी को? बिल्कुल नई चीज को आप मत शुरू करिए। ये कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे प्योर उर्दू में बात की और आपके सवालों के जवाब भी उसी में दिए। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब की एक अजीब अलामत है और उन्हें उसको जारी व सारी रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।